नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है गद्य, जिनका नाम है मनोहरपुरी की सीमा पर। तो इस गद्य का साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। उपन्यास यानी जिनको हम गुजराती में नवलकथा कहते हैं, तो उनका एक छोटा सा अंश यानी उपन्यास अंश। तो यह था उनका साहित्य प्रकार। और उनके लेखक की बात करें तो वे है गोवर्धन राम त्रिपाठी जी। गोवर्धन राम त्रिपाठी हमारे गुजराती साहित्य के काफ़ी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और समाज उपयोगी साहित्य उनसे प्राप्त होने पर उनके फलस्वरूप उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो पाठ की समझौती से पहले हम उनका थोड़ा परिचय देखें तो गोवर्धन राम त्रिपाठी का जन्म गुजरात के नडियाद शहर में हुआ था। वे मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रारंभिक स्नातकों में से एक थे। एलएलबी करने के बाद मुंबई में वकालत आरंभ किया और एक सफल वकील के रूप में वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए। साहित्य सर्जन के प्रति भी उनका गहरा लगाव था। तो सरस्वती चंद्र उपन्यास गुजराती भाषा की एक उत्तम गद्य रचना है जो 4 खंडों में विभाजित है। यह हमारे लिए जनरल नॉलेज का प्रश्न भी है और 1 मार्क्स का विकल्प या तो 1 मार्क्स का प्रश्न भी है कि सरस्वती चंद्र उपन्यास जो है वह गुजराती भाषा की एक श्रेष्ठ उत्तम गद्य रचना है। तो उनको 4 खंडों में विभाजित किया गया है और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ है। तो इसके अलावा स्नेह मुद्रा, लीलावती जीवन कला, दयाराम का अक्षरदेह, नवलराम की जीवन कथा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं रही हुई है। तो उनकी निजी डायरियाँ मरणोपरांत स्क्रैप बुक्स के नाम से भी प्रकाशित है, यानी उनके मरण के उपरांत जो उनकी निजी डायरियाँ है वह किस नाम से प्रकाशित होती रही है? स्क्रैप बुक्स के नाम से प्रकाशित होती रही है। यह भी हमारे लिए एक वाक्य या तो 1 मार्क्स का विकल्प भी बन सकता है, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। आगे हम बात करें प्रस्तुत उपन्यास अंश मनोहरपुरी की सीमा पर सरस्वती चंद्र के दूसरे खंड से लिया गया है। यह भी हमारा 1 मार्क्स का प्रश्न है। वह किन में से लिया गया है? तो जो हमारे लेखक है गोवर्धन राम त्रिपाठी जी, उनकी उनका जो एक उपन्यास है सरस्वती चंद्र, उनके दूसरे खंड से इस प्रस्तुत उपन्यास अंश को लिया गया है। और इनका शीर्षक हम देखें मनोहरपुरी की सीमा पर, तो मनोहरपुरी एक ऐतिहासिक प्राचीन नगरी है जो वहाँ की उनकी सीमा पर छाई हुई प्राकृतिक सुंदरता की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस वजह से हम देखें तो लेखक ने यहाँ पर प्राकृतिक, अलंकारिक एवं मनोहारी वर्णन के साथ उनकी कथा वाचक को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। तो यहाँ पर इस गद्य का नाम यह उचित है, मनोहरपुरी की सीमा पर, जहाँ पर लेखक ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। इस वजह से इस गद्य का शीर्षक योग्य है। तो मनोहरपुरी की जो वहाँ पर छाई हुई प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन लेखक ने किया है, तो प्रकृति के प्रति लेखक का जो स्नेह या लगाव है वे भी उनके शब्दों में व्यक्त देख सकते हैं और यहाँ पर हमें दिखाई देता है। आगे बात करते हैं इस गद्य की समझौती की, तो उनसे पहले उनकी जो मूल कृति है सरस्वती चंद्र, उनका थोड़ा परिचय देखें या तो उनका थोड़ा सार देखें तो संपूर्ण जो कथा है उनका नाम उस उपन्यास के मुख्य नायक सरस्वती चंद्र के नाम पर से ही रखा गया है। उनका मुख्य नायक है सरस्वती चंद्र और इन्हीं के नाम पर से इस संपूर्ण कथा का नाम रखा गया है। बहुत सारे पात्र इस उपन्यास में हैं और हर पात्र अपने नाम के अनुरूप गुण भी रखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो जो लक्ष्मी नंदन वे बम्बई के निवासी है और उनकी पत्नी का नाम है चंद्रबा। उन दोनों के पुत्र थे सरस्वती चंद्र और इस कथा के मुख्य नायक थे। सरस्वती चंद्र है वह जब बचपन में थे तभी उनकी माता का अवसान हो गया था और इस वजह से उनके पिता क्या करते हैं, दूसरा ब्याह करते हैं और उनकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम था गुमानबा। और यहाँ पर हम देखें तो जब लक्ष्मी नंदन और गुमानबा को भी एक और बेटा होता है और संपूर्ण धन दौलत, घर बार, मिलकत सब कुछ बड़े बेटे के नाम होने के भय से गुमानबा का जो मातृ स्नेह जो सरस्वती चंद्र को मिलना चाहिए वे उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिल पाया है। और यहाँ हम देखें तो सरस्वती चंद्र जो है वह ज्ञानी है, चतुर भी है, गुणवान और रूपवान भी है और सेवा चाकरी करना उनका मनपसंद कार्य भी है। और जब वे बड़ा हो जाता है तब उनके पिता उनकी शादी के बारे में सोचते हैं कि लड़का अब बड़ा हो चुका है तो उनका ब्याह कर दिया जाए। इसलिए वे क्या करते हैं, अपने एक मित्र, गांव के एक मित्र विद्या चतुर जो है वे उनकी जो बेटी है
विद्या चतुर और उनकी पत्नी का नाम था गुण सुंदरी। उनकी जो 2 बेटियां थी कुमुद और कुसुम, तो उनकी बड़ी बेटी कुमुद के साथ उनका ब्याह तय करते हैं। और जब सरस्वती चंद्र को इस बात का पता चलता है तो वे क्या करते हैं, पत्र के माध्यम से कुमुद और सरस्वती चंद्र के बीच कुछ बातें होती है और उनकी जो कथा है वह प्रणय में बदल जाती है। यानी कि सरस्वती चंद्र पहले वे उनसे ब्याह नहीं करना चाहते थे और उनके पत्र के माध्यम से उनका मना करने के लिए कहते हैं। तो कुमुद भी पढ़ी लिखी और संस्कारी रूपवान स्त्री थी। वे भी क्या करती है, समझदार होने की वजह से वे उन्हें मना करने के लिए वे कहती है कि खुद आकर वे ब्याह के लिए मना कर दे। और उन दोनों के बीच इस प्रकार पत्र व्यवहार में बातचीत चलती है और उनकी जो कथा है वह प्रणय में बदल जाती है। परंतु जब सरस्वती चंद्र अपने घर वापस लौटते हैं और उनकी माता और उनके पिता का उनके प्रति एक प्रकार से आशंका देखी कि नहीं, यह बड़ा होने की वजह से वे सब कुछ उनके नाम पर हो जाएगा, तो ऐसी आशंका के प्रति उनके मन में एक प्रकार का बदलाव दिखाई देता है और वे क्या करते हैं, ब्याह करने के लिए भी मना कर देते हैं और घर संसार सब कुछ छोड़कर सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। वे घर बार तो छोड़ देते हैं, परंतु कुमुद को भी उनके साथ ब्याह करने का उन्होंने तय किया था, वे भी क्या कहते हैं, कुमुद को भी छोड़कर सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। और इस आघात से कुमुद भी क्या करती है, काफ़ी दुखी होती है और वे उनके पिता क्या करते हैं, दूसरी जगह उनका ब्याह तय करते हैं। उनके निकट के गांव के एक व्यक्ति जो हम देखें तो उनका नाम था बुद्धिधन, उनके बेटे प्रमादधन से उनका ब्याह तय करते हैं। प्रमादधन था, वे भी अपने देखे तो एक प्रकार से गंदे कर्म वाला था और उनकी वजह से कुमुद है वे काफ़ी व्यथित रहती थी। तो सरस्वती चंद्र जब भी वे सन्यासी बन जाते हैं तो उनके मन में एक प्रकार का दुख पहुंचता है कि उन्होंने कुमुद के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया है, तो वे उनकी स्थिति देखने के लिए वे वापस वहाँ पहुँचते हैं। परंतु एक अचानक से कोई अकस्मात की वजह से वे कुमुद के घर पर ही पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कुमुद की दयनीय स्थिति को देख उन्हें और भी दुख होता है और वे वहाँ से भी वापस दूर चले जाते हैं। तो यह कथा प्रणय कथा की शुरुआत से देखें तो प्रणय कथा ना रहकर अंत में वे एक संस्कृति कथा भी बन जाती है। यह एक छोटी सी कहानी या तो उनका थोड़ा सार हमने देखा। तो अब बात करते हैं इस गद्य की, जो उपन्यास अंश है मनोहरपुरी की सीमा पर, जिसमें लेखक ने प्राकृतिक सुंदरता का शुरुआत से ही वर्णन किया है, जिनको हमें यहाँ पर देखना है और आगे बढ़ती कथा वाचक को एक प्रकार से आकर्षित करती है। मनोहरपुरी की बात करते हैं, यानी कि इस गद्य की शुरुआत करते हैं। तो मनोहरपुरी सुवर्णपुर से लगभग 10 कोस दूर है। कोस यानी यहाँ पर एक नाप का माप है, यानी कि एक माप है स्थल का। तो मनोहरपुरी सुवर्णपुर से लगभग 10 कोस दूर है। यह हमारा एक मार्क्स का प्रश्न भी है कि मनोहरपुरी सुवर्णपुर से कितनी दूर है, लगभग 10 कोस दूर है। प्राचीन काल में वह एक महान नगरी थी। प्राचीन यानी पुराना, और उनका विलोम देखें तो अर्वाचीन काल यानी समय। प्राचीन काल में वह एक महान नगरी थी जो विद्वान, स्वतंत्र और प्रतापी राजाओं की राजधानी कहलाती थी। यह मनोहरपुरी है, वह हम देखें तो प्राचीन काल में वे एक महान नगरी के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थी। वहाँ पर विद्वान, स्वतंत्र और प्रतापी राजाओं का राज था, परंतु काल के प्रताप से उन राजाओं को म्लेच्छों ने जीत लिया था। काल यानी समय के प्रभाव से उन राजाओं को म्लेच्छों ने जीत लिया था। म्लेच्छों किसे कहते हैं, तो वे एक प्रकार की ज्ञाति है। हम देखें तो नीच, दुराचारी या तो अत्याचार, अनार्य, इस प्रकार के आर्य का जो आर्य नहीं थे, वे ऐसे एक विदेशी लोग थे, विदेशी एक ज्ञाति थी, जिन्होंने क्या किया था, इस मनोहरपुरी की जो समृद्धि थी, उनके राजा महाराजा थे, उनको जीत लिया था। तो इस वजह से जो मनोहरपुरी की समृद्धि थी वे बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, म्लेच्छों के हाथ लग गई थी। और तभी से मनोहरपुरी की अवनति होने से वहाँ अब मात्र एक गांव रह गया है। अवनति यानी उनका अर्थ होता है अधोगति होने की वजह से मात्र अब वे एक गांव रह गया है और मनोहरियु, मनोरियु आदि शूद्र नामों से उन्हें जाना जाने लगा है। यदि एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि अब उनको किस नाम से जाना जाने लगा है, शूद्र यानी तुच्छ नामों से उन्हें जाना जाने लगा है। कौन से नाम है, मनोहरियु या तो मनोहरिया या तो मनोहरियु। आज यह गांव रत्ननगरी राज्य के प्रदेश में स्थित है। यदि उन एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो वे रत्ननगरी राज्य के प्रदेश में है।
और जो इतिहास पूजक बुद्धि वाले विद्या चतुर को वह प्रिय होने से उसकी सविशेष देखभाल भी की जाती है। विद्या चतुर का अर्थ हम देखें तो ज्ञानी होता है, परंतु यहाँ हमने देखा कि जो कुमुद है उनके पिता का नाम था विद्या चतुर जी, और उनका जन्म भी इस मनोहरपुरी में होने की वजह से और कई कारणों से मनोहरपुरी उन्हें प्रिय थी, इसलिए उनकी काफ़ी विशेष देखभाल की जा रही है। विद्या चतुर का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। दूसरे अन्य बहुत से कारणों से भी यह गांव उसे प्रिय लगता था। तो विद्या चतुर का मोसियान और गुणसुंदरी का मायका इसी गांव में होने से यहाँ हम देखें तो मोसियान का अर्थ होता है मासी का घर और मायका यानी पत्नी का पियर। यह हमारे लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो यह किस वजह से उन्हें प्रिय थी? तो विद्या चतुर का जन्म भी वहाँ हुआ था, उनका मोसियाना भी वहाँ था और उनकी पत्नी गुणसुंदरी है, उनका पियर भी उसी गाँव में होने से तथा बाल्यावस्था और युवावस्था का प्रारंभिक काल इस दंपति यानी पति पत्नी के द्वारा इसी गांव में व्यतीत करने से मनोहरपुरी दोनों को मनोहर लगती थी। और मनोहरपुरी का जो नाम का उन्होंने क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार यानी उनका मरम्मत किया था। ये जो विद्या चतुर है उन्हें यह मनोहरपुरी किस वजह से प्रिय थी? यदि हम देखें तो हमें सविस्तर प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार क्यों किया था? तो उनका जन्म भी वहीं हुआ था, उनका मोसियाना भी वहीं था और उनकी पत्नी जो गुणसुंदरी है उनका मायका भी वहीं था। और कई और कारण देखें तो उन लोगों का बचपन और उनकी जो युवावस्था है, वे दंपति है उन्होंने अपना काफ़ी समय वहाँ पर व्यतीत किया है, इसलिए उन्होंने इस नाम का क्या किया है? जीर्णोद्धार यानी मरम्मत भी किया है। इस वजह से विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार किया था। आगे हम देखें तो यहाँ पर उस मनोहरपुरी की जो सीमा है उनका एक प्राकृतिक जो वर्णन है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सर्व कृत्रिम वैभव यानी संपत्ति नष्ट होने पर भी ईश्वर प्रदत्त सुंदरता इस गांव को छोड़कर नहीं गई है। ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ, यह भी हमारा शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो सर्व कृत्रिम वैभव नष्ट होने पर भी ईश्वर प्रदत्त जो सुंदरता थी इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। और इस तथा दूसरे कई कारणों से बहुत से लोगों को यह स्थल परिचित और प्रिय भी था। सुवर्णपुर, रत्ननगरी और अंग्रेजी राज्य इन तीनों के अधिकार क्षेत्र का यह केंद्र बिंदु भी था। यहाँ हम देखें तो एक मार्क्स के प्रश्न में हमें पूछा जा सकता है कि मनोहरपुरी का जो सीवान किन तीन राज्यों के सीवान से मिलता था? सीवान का अर्थ होता है सीमा, तो वे सुवर्णपुर, रत्ननगरी और हम देखें तो अंग्रेजी राज्यों के सीवान से मिलते थे। मनोहरपुरी के सीवान के साथ मिलते थे। इन राज्यों तथा ईश्वर रचना के सीवान का भी वह केंद्र बिंदु था। पश्चिम में आधे कोस की दूरी पर समुद्र था, इसीलिए पश्चिमी पवन की लहरें शीतल तथा रमणीय होकर गर्मी की दुस्सहता को मनोहरपुरी से दूर ही रखती थी। यहाँ हम देखें तो पश्चिम में एक समुद्र होने की वजह से जो मनोहरपुरी की जो गर्मी के दिनों में जो दुस्सहता थी यानी सहा न सके ऐसी जो गर्मी को वह क्या करते हैं? पश्चिमी पवन की लहरें शीतल तथा रमणीय होने की वजह से उनकी गर्मी को दूर करते हैं। तो उत्तर में सुंदरगिरी नामक छोटे किंतु सुंदर पर्वत का आरंभ होता है। यहाँ पर भी हमें एक मार्क्स का प्रश्न मिल सकता है। उस पर्वत का नाम था सुंदरगिरी नामक छोटे किंतु सुंदर पर्वत का वहाँ पर आरंभ होता था। तो दूसरे दोनों ओर बड़े वन भी थे। पूर्व में क्या था? आम का वन, अति विस्तृत असंख्य बरगदों की घटाएं यानी वट वृक्ष की घटाएं थी, गन्ने के खेत आदि से इस छोटे से गांव की दृष्टि सीमा ही रुंध गई थी। यदि हम देखें तो वहाँ पर चारों ओर आम के वन छाए हुए थे, गन्ने के खेत थे या तो बरगदों के पेड़ थे, जिनकी वजह से चारों ओर जो उनकी दृष्टि सीमा थी वे रुंध गई थी। ऊंचे और सूखे हरे ताड़ के जंगल दक्षिण दिशा में सुंदरता की ध्वजाओं की तरह फहरा रहे थे और उनके लंबे और कटे फटे पत्ते पट्टी वाले ध्वज पट से अलग न थे। यहाँ पर ताड़ वन के जो जंगल थे उनके आसपास उनका भी वर्णन किया गया है। तो भद्रा नदी उनके आसपास बहती हुई है, उनका भी यहाँ वर्णन किया गया है कि भद्रा नदी की सुभद्रा नामक शाखा पूर्व से दक्षिण में आकर टेढ़ी मेढ़ी गति से चलती हुई सारे वनों के पत्तों तथा फल फूलों को अपनी छाती पर बहाते बहाते मंद किंतु स्थिर मंद मधुर स्वर करती करती मूल के पास आकर समुद्र में ही मिल जाती थी। यहाँ हम देखें तो
हमारे लिए एक प्रश्न भी है कि भद्रा नदी की सुभद्रा शाखा समुद्र में कैसे मिलती थी। तो यह एक टेढ़ी मेढ़ी घटी से चलती थी और सारे वनों, पत्तों तथा फल फूलों को अपने साथ बहाकर लाती थी। और उनका जो मन मधुर स्वर था वे क्या करते हैं, आसपास के लोगों को आकर्षित करते हैं और वे उनका जो पास मूल पास के आकर वे समुद्र में मिल जाते थे। आगे हम देखें तो इस नदी के कारण ताड़ वन में दूसरी वनस्पतियां भी गूंथ गई थी। चैत्र के इस शुक्ल पक्ष के समय में उतरते वसंत तथा आने वाले ग्रीष्म की संधि होती थी, यानी उन दोनों ऋतुओं की वहाँ पर एक प्रकार की जोड़ होती थी। उस समय सुरंगित बोर यानी जो मोहर होते हैं पेड़ वृक्ष पर, जब उनकी ऋतु आने पर उनके जो मोहर होते हैं, तथा सुवासित किंकोरों से भरा आम्रवन, जो आम्र के जो मोहर होते हैं उनकी यहाँ बात की गई है। और ज्वारीय समुद्र मनोहरपुरी के पूर्व पश्चिम की सुंदरता को तराजू में तोल जाते थे। तराजू में तोल जाना यानी वहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता को हम देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान खुद धरती पर उतरकर उनका निर्माण किया हो। ऐसा वहाँ पर उनकी प्रकृति की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता था मानो भगवान खुद वहाँ उनकी प्रकृति की लीला रचने आए हुए हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो मनोहरपुरी की सीमा है उनके आसपास कौन से राज्य है, या तो हम देखें कि बड़े बड़े पर्वत, नदी, पहाड़ और उनके आसपास छाए हुए जो घने पेड़ है, उनका जो वर्णन है वे ही देखने वालों को या तो इस पाठक वर्ग को वे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे हम देखें तो सुवर्णपुर से निकलने वाला रास्ता नदी की तरह आम और ताड़ के वनों को अलग कर दोनों के बीच से गुजरता था। यदि हम एक मार्क्स के प्रश्न में प्रश्न पूछा जाए कि सुवर्णपुर का रास्ता किस प्रकार था, तो वे आम और ताड़ के वनों को अलग कर दोनों के बीच से गुजरता था और मनोहरपुरी की ओर मुड़ जाता था। आगे हम देखें तो चारों ओर के वनों में छिपी संध्या जब भय मात्र त्याग कर बाहर निकल पड़ी तो गोलाकार सूर्य को ताड़ के वन के पीछे लुढ़का दिया। यहाँ हम देखें तो लेखक ने एक अलंकारिक भाषा का भी वर्णन किया है कि चारों ओर के वनों में छिपी संध्या, जो सांझ का समय है, संध्या है, वो कहाँ पर छिपी हुई है, चारों ओर के वन में छिपी हुई है। और जब वह मात्र त्याग कर बाहर निकलती है तो गोलाकार सूर्य को वे ताड़ वन के पीछे लुढ़का देती है और उस ज्योति का तेज अस्त होते होते भी ऊंचे ताड़ पर टिका हुआ दिखाई देता है। संध्या के कारण शीतल बनी सड़क पर एक बैलगाड़ी खिसकती चल रही थी और विश्राम स्थल पास आया जानकर थके हुए बैलों को जोश आ रहा था। विश्राम स्थल यानी कई ऐसे गांव होते हैं जहां पर विश्राम करने के लिए यानी आराम करने के लिए कुछ जगह बनी होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विश्राम स्थल। जब विश्राम स्थल पास आने वाला है, इस बात को देखकर उस चलती हुई बैलगाड़ी के जो बैल थे उनको और भी जोश आ रहा था कि अब आगे पहुंचने पर उन्हें आराम मिलने वाला है। तो यह वही बैलगाड़ी थी जिसमें बैठकर सरस्वती चंद्र निकला था। हम यहाँ देखें तो लेखक है उस मुख्य नायक सरस्वती चंद्र की बात आगे बढ़ाते हैं और वे कहते हैं, जब रास्ते पर बैलगाड़ी घिसकती चल रही थी उनमें यह वही बैलगाड़ी थी जिनमें सरस्वती चंद्र एक दिन निकला हुआ था। बैलगाड़ी भी वही थी किंतु भीतर सरस्वती चंद्र अथवा उनके साथ कोई भी आदमी नहीं था। मात्र बैलगाड़ी के साथ चल रहा एक दंडी सन्यासी अंदर बैठा था। घटित घटना को न समझने वाले बैलों के सिर पर तो मात्र इन दोनों का ही बोझ था, यानी जो बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था वे और उनके अंदर कोई सरस्वती चंद्र या तो उनके साथी कोई नहीं थे, एक दंडी सन्यासी बैठा हुआ था। और जो गाड़ी चलाने वाले जो बैल थे उनके ऊपर तो किसी भी घटना का उन्हें कोई प्रभाव न पड़ रहा था, लेकिन उन्हें तो अब सिर्फ गाड़ी में बैठने वाले दो व्यक्तियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का ही एक उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। बैलगाड़ी वाला और सन्यासी हंसी मजाक करते हुए गप्पे मार रहे थे और बैलगाड़ी चमराती चमराती दो वनों के बीच खाई जैसे रास्ते पर दौड़ती सी चल रही थी। चमराती यानी खड़खड़ खड़खड़ आवाज करती हुई वे उस खाई जैसे रास्ते पर से दौड़ रही थी। सन्यासी के हाथ का दंड निर्भय स्थिति में बैलगाड़ी के पांजर पर आंधा पड़ा हुआ था। आंधा यानी उल्टा पड़ा हुआ था। निर्भय यानी बिना डर के वजह से। और आकाश की ओर उसकी ताकती नोक रक्त रंजित थी। रक्त रंजित यानी लोही से खंडित होने वाली, या तो हम देखें तो यह एक हमारा शब्द समूह भी है जो खून से लथपथ हो ऐसी।
जो एक लकड़ी थी उनके ऊपर जो उनकी नाक यानी कि उनकी जो नोक थी वे खून से लथपथ थी और बैलगाड़ी में उल्टी हुई पड़ी हुई थी। बैलगाड़ी वाला स्वस्थ था, किंतु सन्यासी के मन में कोई शंका हो इस तरह उनकी आंखें सावधान रहने का प्रयत्न कर रही थी और चारों ओर पुतलियाँ घुमा रही थी, यानी उनकी आंखें चारों ओर घूम रही थी। यहाँ हम देखें तो लेखक ने एक बैलगाड़ी का वर्णन किया है जो मनोहरपुरी है उनकी सीवान पर से वे गुजरती चल रही है और उनमें बैलगाड़ी वाला है और अंदर एक दंडी सन्यासी बैठा हुआ है। सुवर्णपुर से जो 3 सवार बैलगाड़ी के पीछे चल रहे थे वे इस समय दिखाई नहीं दे रहे थे। वे कौन थे? तो सरस्वती चंद्र को जाता हुआ देख कुमुद सुंदरी को बुलाने आए हुए सवारों में से 3 जनों को कुछ सूचना देकर सरस्वती चंद्र के पीछे भेजा था। और वे 3 कौन थे? अब्दुल्ला, फतेह संग और हरभमजी, उन तीनों सवारों के नाम थे। हम 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाता है उन तीनों सवारों के नाम, तो आप उनको भी नोट कर लेंगे। वे कौन थे? तो जब सरस्वती चंद्र वापस लौट रहा था तब कुछ सवार कुमुद सुंदरी को बुलाने आए थे और उन्हें सूचना देकर क्या किया गया था? सरस्वती चंद्र के पीछे भेजा गया था। वे तीनों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे हम देखें तो बैलगाड़ी चली तब उसके आगे जो आवाज़ तथा हुंकारी आ रही थी, यानी जो थोड़ा सा आवाज़ हो रहा था, स्वीकृति सूचक जो हुंकार हो रहा था, वे अब नहीं सुनाई दे रहा था, अब शांत हो गई थी और वह स्थल बैलगाड़ी कभी भी पार कर चुकी थी। आम्रवन अंग्रेजी राज्य में था तो ताड़वन सुवर्णपुर के राज्य में था। यह भी हमारे लिए एक मार्क्स के विकल्प या तो प्रश्न हो सकते हैं कि आम्रवन था वह अंग्रेजी राज्य में था, ताड़वन सुवर्णपुर के राज्य में था और दोनों के बीच के रास्ते का मुख्य मनोहरपुरी के क्षेत्र में गुजरता था। हमने पहले भी देखा था कि एक और सुवर्णपुर था, एक और रत्ननगरी थी, एक और अंग्रेजी राज्य था। तीनों में यदि जाना हो तो मनोहरपुरी से ही वहाँ पर जाया जा सकता था। तो उनके तीनों के मुख मनोहरपुरी के क्षेत्र में ही थे। उस सीवान में यानी उस सीमा में एक रास्ता पूर्व पश्चिम की ओर जाता था और वहाँ दक्षिण ओर का बंद रास्ता मिल जाता था। 3 दिशाओं के मार्ग मिलते थे, वहाँ पर यूँ तिराहा बनता था। तिराहा भी हमारे लिए एक शब्द समूह का शब्द है जिनका अर्थ होता है कि जहाँ 3 रास्ते मिलते हो उन्हें क्या कहा जाता है? तिराहा कहा जाता है। तो आप उनको भी नोट कर ले। गाड़ी तिराहे के पास आकर रुक जाती है। उस समय अंधकार आकाश से उतर पड़ा और रात्रि भी विश्व से भेंट पड़ी। यहाँ हम देखें तो लेखक ने अलंकारिक शब्दों का वर्णन किया है कि अंधकार आकाश से मानो धरती पर उतर आया है और रात्रि है वह विश्व भर के लोग से मिलने को आई है। चंद्रमा झाँक कर चला जाता है, मानो चंद्रमा अपना काम तमाम कर वे वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने बात की है कि बैलगाड़ी चलती चलती वे क्या करती है, एक जगह पर आकर तिराहे पर वे रुक जाती है और रात होने की वजह से आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं था, तो बैलों को भी आराम करने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता है। तिराहे के बीच में बरगद का एक वृक्ष था, उसके नीचे बैलगाड़ी वाले ने सन्यासी की इच्छा से बैलों को खोला और दोनों जन अंधकार में गुपचुप बातें करने लगे। क्या होता है कि बैलगाड़ी वाला क्या करता है, अपने बैलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्तियों की राय लेकर बैलों को भी आराम करने के लिए छोड़ देता है और उनके साथ बातचीत करने लगते हैं। बैलगाड़ी वाला कहता है, ठाकुर अब मुझे जाने दो, इस तिराहे में तिगुना भय, तुम तो मुक्त हो पर मेरा तो घर बार चला जाएगा। यहाँ हम देखें तो 1 मार्क्स का प्रश्न बनता है कि यह विधान कौन बोल रहा है और हमें 2 मार्क्स के आशय स्पष्ट में भी पूछा जा सकता है कि तुम तो मुक्त हो पर मेरा तो घर बार है। उनका अर्थ हम देखें तो बैलगाड़ी वाला एक दंडी सन्यासी से कहता है कि उसकी बैलगाड़ी में संदिग्ध अवस्था में सन्यासी सफ़र कर रहा है और उसके मन में इस बात को लेकर भय है, इसलिए वह उससे कहता है कि उसे तो दिन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वे तो सन्यासी ठहरे, पर बैलगाड़ी वाला का तो अपना घर है, परिवार है, बच्चे हैं, यदि उन्हें कुछ हो गया तो उनको कौन संभालेगा, क्योंकि इस तिराहे पर गुंडागिर्दी का ऐसा भय लगा रहता था और इस वजह से बैलगाड़ी वाला डर रहा था। तो वे कहता है कि आप तो मुक्त हो, सन्यासी हो, आपको संसार से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं तो बाल बच्चों और परिवार वाला व्यक्ति हूँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो उनको कौन संभालेगा, इसलिए वे कहता है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। तो सन्यासी उन्हें कहते हैं कि अबे चुप चुप, उस हरभम की मार से मेरे दाहिने पैर की हड्डी दुख रही है और मुझसे चला ही नहीं जाएगा और मुझे आम्रवन के उस पार वीरपुर जाना है, तेरी गाड़ी के बिना वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है।
यहाँ हम देखें तो सन्यासी जी उन्हें कहते हैं कि कुछ ही दिन पहले या तो कुछ समय पहले उनके साथ एक ऐसी घटना हुई है कि हरभम ने उनके पैर में मारा था। इसकी वजह से उन्हें गहरी चोट लगी है। वे पैदल वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे और उनकी गाड़ी से ही जाना संभव था। बैलगाड़ी वाला कहता है, तो वीरपुर में कौन बाप तुम्हें रखने वाला है? खाचर राणा तुम्हें और मुझे दोनों को बंदी बनाकर सौंप देगा। यह खाचर राणा है, वह उनके आसपास के एक राजा के रूप में है और वे काफ़ी देखे तो शक्तिशाली और मन से स्वभाव से भी वे कठोर है। तो वे कहते हैं कि वे हम दोनों को क्या करेंगे, बंदी बना देंगे, यानी पकड़ में ले लेंगे। तो सन्यासी कहते हैं, भैया देखा नहीं अभी सूरसंग का हाथ उसने, ये हाथ आज भूप सिंह की गद्दी को हचमचा रहे हैं। भूप सिंह की गद्दी को कौन हचमचा रहा है? सूरसंग हचमचा रहा है। यहाँ पर जब वे लोग बेलों को छोड़कर तिराहे पर आराम के लिए रुके हैं, वहाँ कई लोग उनके सामने आते हैं और सन्यासी से मिलते हैं और सभी लोग गुपचुप बातें करते हैं। तो जब ये दोनों बात कर रहे हैं तभी जब बैलगाड़ी वाला जो है वो अपना भय क्या है वह बताता है, तो सन्यासी जी कहते हैं कि सूरसंग का हाथ अभी उसने देखा नहीं है। भूप सिंह की गद्दी को हचमचा रहे हैं और बुद्धिधन को रत जगह करवाते हैं, यानी रात के नींद हराम कर रहे हैं। 2 दिन में उसने क्या उथल पुथल की है उनके बारे में, क्या तूने कुछ नहीं सुना है? तो बैलगाड़ी वाला कहता है, तब वीरपुर जाकर क्या करोगे? सूरसंग आकर कहते हैं कि राणा खाचर की हम पर बड़ी कृपा है, तुझे उनकी ओर से डर नहीं रखना है। सरकार से वह चाहे जो बोलेगा, कागज पर चाहे जो कुछ भी लिखेगा, किंतु सूरसंग का बाल बांका नहीं होने देगा। बाल बांका होना यानी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देगा। तो वे कहते हैं कि सूरसंग कहता है कि तुम्हें उनसे किसी भी प्रकार का भय रखने की जरूरत नहीं है और वे चाहे सरकार को कुछ भी कह दे, उनके नाम पे कुछ भी लिख ले, परंतु वे सूरसंग को कुछ भी नहीं कर सकता। तो बैलगाड़ी वाला कहता है, तब बनिया ब्राह्मण जो गाड़ी में बैठे थे उनका तुम क्या करोगे? तो सूरसंग ने इस प्रश्न का उत्तर ही टाल दिया। इतने में क्या हुआ, दूर अंधकार में बिगुल बजा। बिगुल बजना यानी रणशिंगू का एक आवाज होना। उत्तर में सूरसंग ने भी क्या किया, सियार जैसा विचित्र स्वर निकाला, यानी हम देखें तो एक प्राणी जैसा उन्होंने भी सामने स्वर निकाला एक संकेत के रूप में। थोड़ी देर में कुछ पदचाप सुनाई दिए, यानी कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए। उनके पैरों की आवाज़ सुनाई दी। सूरसंग बरोह में मुंह के सामने खड़ा रहकर चिलम फूंककर उसमें से लपट निकालने लगा। बरोह यानी जो वड़वैया होती है, उनके जो मूल है, उनके सामने खड़ा रहकर वे क्या करता है, चिलम फूंककर उसमें से लपट निकालने लगता है। कुछ और आदमी आए, उन्हें साथ लेकर वे क्या करते हैं, वृक्ष के नीचे मूल जगह पर जाकर पुनः बैठ जाते हैं। आगंतुक यानी आने वालों में से एक आदमी बैलगाड़ी को लेकर आने जाने वाले आदमियों की निगरानी करने के लिए निमित्त बरोह के पास जाकर बैठ जाता है। तब बागी अंतःकरण की बात कहने लगते हैं। बागी यानी जो बाहर वटिया थे, वे आगंतुक लोग थे, वे क्या करते हैं, अपने हृदय की अंतःकरण की यानी हृदय की बात कहने लगते हैं। आगे हम देखें तो उनके पास अब कोई पराया आदमी नहीं रहा, यानी जो भी आए हुए लोग थे वे उनके परिचित थे। मात्र सबके सिर पर डालियों की पत्तियों में कोई बैठा हो ऐसी खड़खड़ाहट हुई सुनाई दे रही है। सूरसंग ने चिलम सुलगाकर यानी जलाकर ऊपर देखा, कान लगाया, किंतु तुरंत ही पुनः बातों में लीन हो गया। उन्होंने कुछ झांक कर देखा कि कोई है, परंतु किसी का कुछ दिखाई न देने की वजह से वे वापस अपनी बातों में खो जाता है। चिलम में आग जली तब ऊपर की डालों में उस तेज का प्रतिबिंब पड़ता हो, यो जुगनू के पंखों की तरह प्रकाश स्पष्ट होता था। जुगनू यानी एक प्रकार से हम देखें तो गुजराती में जिनको हम आज्ञा कहते हैं, उनके पंख की तरह प्रकाश होता हुआ नजर आ रहा था, किंतु उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और चारों ओर के अंधकार की तरह निष्कंटक परंतु हवा से हिलते ऊपर के पत्तों की आवाज की तरह धीमे स्वर से बांगियों की कहानी का रस चुपचाप कणप कर जमने लगा। उस प्रकाश की ओर किसी का ध्यान नहीं गया और चारों ओर के अंधकार की तरह निष्कंटक यानी बाधा रहित हवा से हिलते ऊपर के पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी और धीमे धीमे स्वर से बागियों की कहानी का चुपचाप कण जमने लगा। जो बाहरवटिया थे, जो बागियों थे, वे क्या कर रहे हैं, अपनी बातों में फिर से खो जाते हैं और यह इस कथा का अंत होता है। और हम देखें तो जो डॉक्टर वीरेंद्र नारायण सिंह है, उन्होंने इस गद्य का
अनुवाद किया हुआ है, हिंदी अनुवाद किया हुआ है यदि हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो। और विद्यार्थी मित्रों, पूरा पाठ हमने देखा, उनके सार में आपने देखा होगा कि यह कथा आगे बढ़ती हुई एक ओर से हम देखें तो वे हमें जो मनोहरपुरी है उनके प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करती है, उनके बारे में बताती है। और कई ऐसे प्रश्न हैं जो हमें 1 मार्क्स के विकल्प में या तो सविस्तर प्रश्न के रूप में भी पूछे जाते हैं, तो इनका जो स्वाध्याय है वे हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।